अक्सर हम देखते हैं कि किसी स्टॉक में अचानक से तेजी आ जाती है, जिसे ब्रेकआउट कहते हैं। पर यह सिर्फ चार्ट पर दिखने वाला एक पैटर्न नहीं है। असल में ये किसी कंपनी की अंदरूनी ताकत का आईना हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये तेजी, ये एक असली मौका है या फिर एक ट्रैप? कैसे पता करें? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर ब्रेकआउट के पीछे क्या सच में दम है या ये सिर्फ हवा का एक झोंका है। तो चलिए आज जासूस बन जाते हैं। हम 3 ऐसे स्टॉक्स की केस फाइल्स खोलेंगे जिनमें हाल ही में ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये पता लगाएंगे कि क्या उनके फंडामेंटल्स इस एक्शन को सपोर्ट करते भी हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला हिस्सा। यहां हम ये समझेंगे कि सिर्फ चार्ट्स पर दिखने वाले सिग्नल के भरोसे बैठना क्यों काफी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली केस फाइल है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। अब देखिए, ये स्टॉक सितंबर 2024 से करीब 1500 रुपए के लेवल पर ही अटका हुआ था। फिर अचानक जनवरी 2026 में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो आखिर हुआ क्या, चलिए पता लगाते हैं। तो एमक्योर करती क्या है? ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो दवा बनाने से लेकर उसे बेचने तक सब कुछ खुद ही करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं है। इनका 55% रेवेन्यू, मतलब आधे से भी ज्यादा, इंटरनेशनल मार्केट से आता है। मतलब इनकी पकड़ ग्लोबल है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, यही असली कहानी बताते हैं। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 13% बढ़ा, जो कि अच्छा है। लेकिन जो चीज वाकई कमाल की है वो ये कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% बढ़ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज किया। और देखिए, मार्जिन में पूरे 300 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। मतलब ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखिए। उनका कहना है कि वो इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ से भी करीब 2% ज्यादा ग्रो करेंगे। और इतना ही नहीं, अगले 4-5 सालों में मार्जिन में 300 से 400 बेसिस पॉइंट्स की और बढ़त का टारगेट है। अब यही वो बातें हैं जो स्टॉक के लिए एक बड़े कैटलिस्ट का काम करती हैं। लेकिन रुकिए, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? पहली बात, वैल्यूएशन। 37 के पीई पर यह थोड़ा महंगा लगता है। फिर एक एक्विजिशन के बाद कंपनी पर कर्ज भी बढ़ा है और कैश फ्लो पर भी थोड़ा दबाव है। इन सबके ऊपर एक गवर्नेंस का पॉइंट भी है, प्रमोटर की सैलरी को लेकर, जिस पर नजर रखना जरूरी है। चलिए अब अपनी दूसरी केस फाइल उठाते हैं। नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। इस स्टॉक की कहानी थोड़ी अलग है। अपने आईपीओ के बाद से ये काफी दबाव में था, लेकिन हाल ही में इसमें एक ब्रेकआउट दिखा है। तो आइए इसकी भी पड़ताल करते हैं। फेड बैंक का बिजनेस मॉडल ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। ये फोकस करते हैं एमएसएमई सेगमेंट पर, और इनकी स्ट्रैटेजी को ये कहते हैं ट्विन इंजन। मतलब 2 इंजन है इनके पास। पहला गोल्ड लोन्स, जो इनके एयूएम का करीब 41.7% है, और दूसरा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एलएपी। और ऐसा लगता है कि यह मॉडल बढ़िया काम कर रहा है। दूसरी तिमाही में इनका नेट प्रॉफिट 24% बढ़ा है, और ये ग्रोथ सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि दोनों ही बिजनेस से आई है। साथ ही इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी कम हुई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पर यहां एक पेंच है। एक तरफ तो देखिए, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ की रफ्तार थी वो पहले के 30% के लेवल से घटकर अब सिंगल डिजिट में आ गई है। मतलब गाड़ी थोड़ी धीमी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ इसका वैल्यूएशन यानी प्राइस टू बुक रेशियो सिर्फ 2.1x है, जो इसके सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी कम लगता है। तो यहां सवाल यह बनता है, क्या यह सस्ता वैल्यूएशन धीमी होती ग्रोथ के रिस्क को कवर कर लेता है? तो फेड बैंक के केस में आगे नजर रखने वाली 3 बातें हैं। पहला, क्या ग्रोथ की रफ्तार वापस लौटेगी? दूसरा, प्रमोटर अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं, ये ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है? और तीसरा और सबसे जरूरी, ये 100-150 नई गोल्ड लोन ब्रांच खोलने की बात कर रहे हैं। क्या ये प्लान सही से एग्जीक्यूट हो पाएगा? ओके, अब आती है हमारी आखिरी और सबसे बड़ी केस फाइल, टाटा स्टील। ये एक ऐसा जाइंट है जो एक बिल्कुल ही अलग तरह की इंडस्ट्री से आता है। पहले 2 केस से एकदम अलग। चलिए समझते हैं कि ये इतना अलग क्यों है। टाटा स्टील को समझने से पहले हमें साइक्लिकल इंडस्ट्री का मतलब समझना होगा। देखिए, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसका भाग्य सीधे सीधे इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। जब इकोनॉमी में बूम होता है तो ये कंपनियां रॉकेट बन जाती हैं, लेकिन जब मंदी आती है तो इन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और देखिए हाल ही की दूसरी तिमाही के नतीजे।
टाटा स्टील ने क्या शानदार कमबैक किया है। रेवेन्यू 9% बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए 45% का जबरदस्त उछाल। यह दिखाता है कि जब इकोनॉमी का पहिया इनके हक में घूमता है तो इनका परफॉर्मेंस कितना सॉलिड हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। साइक्लिकल होने का मतलब है कि रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। इनकी परफॉर्मेंस हमेशा इकोनॉमी पर निर्भर रहेगी। कंपनी पर कर्ज भी काफी है, जो मंदी के टाइम में एक बड़ी चिंता बन सकता है। ऊपर से यह बिजनेस लगातार भारी भरकम इन्वेस्टमेंट मांगता है और भविष्य की ग्रोथ पूरी तरह से कलिंग नगर और नीलाचल इस्पात निगम में कैपेसिटी बढ़ाने पर डिपेंड करती है। तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग केस फाइल्स की जांच पड़ताल की। तो इस पूरी जासूसी से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन के जो की टेकअवेज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये रहा ब्रेकआउट इन्वेस्टिगेटर का टूल किट। पहला, सिर्फ चार्ट देखकर खुश मत हो जाइए, बिजनेस की ताकत को समझिए। दूसरा, ग्रोथ की कहानी को हमेशा रिस्क के तराजू में तौल कर देखिए। तीसरा, कंपनी पर कितना कर्ज है और कैश फ्लो कैसा है, ये चेक करना कभी ना भूलें। चौथा, इंडस्ट्री को समझिए कि वो साइक्लिकल है या स्टेबल। और आखिरी में सबसे जरूरी, वैल्यूएशन, क्योंकि असली कीमत वहीं पता चलती है। तो याद रखिए, चार्ट आपको सिर्फ एक सुराग देता है, वो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली इन्वेस्टिगेशन तो उसके बाद ही शुरू होती है। तो अगली बार जब भी कोई ब्रेकआउट दिखे तो रुक कर ये सवाल जरूर पूछना, इसके पीछे की असली कहानी क्या है।